एक लड़के को फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। 3 दिन बाद उसे फांसी पर लटकाया जाना है। जेल का जेलर उस लड़के के पास आता है और कहता है कि बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। इस पर वो लड़का कहता है कि क्या मेरी अंतिम इच्छा पूरी की जाएगी। जेलर कहते हैं हाँ हाँ, सबकी इच्छा पूरी की जाती है, तुम्हारी भी इच्छा ज़रूर पूरी की जाएगी, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। उसके बाद वो लड़का कहता है, उसे सुनकर जेलर के होश उड़ जाते हैं और जेलर सोचने लगते हैं कि क्या जेल में बंद ये लड़का जिसे 3 दिन बाद फांसी पे लटकाया जाना है, क्या वो ऐसी भी मांग कर सकता है। दरअसल वो लड़का कहता है कि मैं मरने से पहले एक रात जेल में अपनी पत्नी के साथ बिताना चाहता हूँ। फिर जेलर उसकी मांग का सम्मान करते हुए उसकी पत्नी के पास संदेशा पहुँचाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा पति जो जेल में बंद है, उसे 3 दिन बाद फांसी होने वाली है। उसकी अंतिम इच्छा है कि वो मरने से पहले तुम्हारे साथ एक रात जेल में बिताना चाहता है। ये सुनकर पत्नी हैरान हो जाती है और उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो करे भी तो क्या करे। नमस्कार, मेरा नाम है अशोक जांगेड़, आप देख रहे हैं गाँव की आवाज़। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इससे पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमें हौसला मिलता है। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले से है। 2 दोस्त होते हैं, एक का नाम सुबोध होता है, एक का नाम प्रमोद होता है। बचपन में ही दोनों साथ साथ खेलते हैं, साथ साथ पढ़ते हैं, लिखते हैं, बड़े हो जाते हैं। उसके बाद दोनों की शादी कर दी जाती है। उसके बाद दोनों शहर में कहीं काम करने के लिए चले जाते हैं और एक कंपनी में दोनों काम करने लगते हैं। दोनों एक साथ काम करते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ खाना पीना करते हैं और उनकी दोस्ती है वो एक अपने आप में बेमिसाल थी और बहुत गहरी दोस्ती थी दोनों के बीच। दोस्तों, इसी दरमियान कंपनी में काम करने वाली एक लड़की जिसका सुबोध से प्यार हो जाता है, इसका पता प्रमोद को चलता है। प्रमोद सुबोध से कहता है कि इस लड़की से मेरी भी दोस्ती करवा दो। सुबोध प्रमोद से कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। उसके बाद प्रमोद मन ही मन सोचता है कि सुबोध टाल रहा है और सुबोध वही बात दोबारा दोहराता है। इसी बीच सुबोध कहता है कि प्रमोद यार, तुम मेरी दोस्त के बारे में ऐसा सोचते हो, तुम ऐसी भावना रखते हो। इसी बात पर दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। इधर वो लड़की सुबोध से बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगती है और इसी प्रेम से प्रमोद जलता रहता है। एक दिन सुबोध कहीं बाहर गया हुआ था और पीछे से वो लड़की सुबोध से मिलने के लिए उसके रूम पर आती है। इत्तेफाक से वहाँ सुबोध मौजूद नहीं होता, वहाँ प्रमोद मौजूद होता है। प्रमोद उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती करता है और उसका बलात्कार करता है। उसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर देता है और उसकी बॉडी को सुबोध के बेड पर डालकर खुद वहाँ से फरार हो जाता है। सुबोध थका हारा जैसे ही रूम पर लौटता है तो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड, जिसकी डेड बॉडी उसकी बेड पर पड़ी है, और उसे देखकर हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है। इसी बीच दरवाजे पर दस्तक होती है। सुबोध जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, सुबोध अचानक से घबरा जाता है कि सामने पुलिस खड़ी है। पुलिस तुरंत सुबोध को वहाँ से गिरफ्तार कर लेती है और थाने ले जाती है। थाने ले जाने के बाद सुबोध से पूछताछ शुरू कर दी जाती है। सुबोध को कुछ भी पता नहीं था कि उस लड़की की हत्या किसने की है, इसीलिए कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं था। वो अपने आप में खामोश रहता है। पुलिस उसकी खामोशी को ही सच मान लेती है और उसके खिलाफ मुकदमा लगा देती है और उसे जेल भेज देती है। जेल से उसे कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में उसे दोषी करार कर फिर वापस जेल भेज दिया जाता है। इतने में ही उस लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है और रिपोर्ट से पता चलता है
कि उस लड़की का पहले बलात्कार किया गया है और उसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई है। अब सुबोध बुरी तरीके से फंस जाता है और उसका परमानेंट ठिकाना जेल बन जाता है। सुबोध को अब फांसी से कोई नहीं रोक सकता। सुबोध इधर जेल में अपनी सज़ा काट रहा है। सुबोध से मिलने के लिए अनेक लोग वहाँ पर आते हैं, लेकिन वहाँ पर एक भी व्यक्ति सुबोध को ऐसा नज़र नहीं आता जिसे वो अपनी बेगुनाही का सबूत दे सके और उसे बता सके कि मैं बेगुनाह हूँ। इधर कोर्ट में मुकदमों की सुनवाई चल रही है और एक दिन जज सुबोध को फांसी की सज़ा सुना देते हैं। इधर 3 दिन बाद सुबोध को फांसी पर लटकाया जाना है और इसी बीच जेलर सुबोध के पास पहुंचते हैं। जेलर कहते हैं कि बताओ सुबोध, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। इस पे सुबोध कहता है कि क्या जेलर साहब, मेरी अंतिम इच्छा पूरी की जाएगी। जेलर कहते हैं कि बताओ सुबोध, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तुम अगर पढ़ना लिखना चाहते हो तो मैं तुम्हें वो भी मंगवा दूं, अगर तुम्हें खाना पीना करना चाहते हो तो वो भी मंगवा दूं, अगर तुम्हें किसी से मिलना है या संदेशा भिजवाना है तो वो भी मैं वो काम कर दूं। बताओ सुबोध, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। सुबोध कहता है कि जेलर साहब, मैं मरने से पहले एक रात जेल में अपनी पत्नी के साथ बिताना चाहता हूँ। इस पर जेलर एक बार अचंभित हो जाते हैं। जेलर सोचने लगते हैं कि मेरे 20 साल की सर्विस के दौरान ऐसी मांग किसी ने नहीं की। उसके बाद जेलर सोचते सोचते मन ही मन सोचते हैं कि चलो, इसकी जो भी मांग हो उसका सम्मान करेंगे और इसकी मांग को ज़रूर पूरा किया जाएगा। उसके बाद जेलर उसकी पत्नी के पास संदेशा पहुंचाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा पति जो जेल में बंद है उसे 3 दिन बाद फांसी पे लटकाया जाना है। उसकी अंतिम इच्छा है कि वो मरने से पहले जेल में एक रात तुम्हारे साथ बिताना चाहता है। ये सुनकर पत्नी तड़प उठती है और जल्दी से जेल पहुंच जाती है। इधर जेल में सुबोध के आसपास के बैरक होते हैं, उनको खाली करवा दिया जाता है और इधर सुबोध की पत्नी को सम्मान के साथ जेल में लाया जाता है। सुबोध को सूचना दी जाती है कि तुम्हारी पत्नी जेल में पहुंच चुकी है। सुबोध की पत्नी को उस बैरक में भेज दिया जाता है जिसमें सुबोध कैद होता है। इधर जेलर साहब एक चालाकी और खेल जाते हैं कि जिस बैरक में सुबोध बंद होता है उसमें चुपके से एक वॉइस रिकॉर्डर लगा देते हैं और उसका कनेक्शन अपने ऑफिस से कर लेते हैं। दरअसल जेलर ये जानना चाहते हैं कि मौत के करीब खड़ा एक लड़का जिसकी 3 दिन बाद उसे फांसी पे लटकाया जाना है, आखिर मैं भी तो जानूं वो अपनी पत्नी से क्या बातें करना चाह रहा है। और सुबोध की पत्नी को उस बैरक में भेज दिया जाता है और बैरक के आगे 2 पहरेदार खड़े कर देते हैं। सुबोध की पत्नी जैसे ही बैरक में घुसती है, सुबोध रोने लगता है और इधर उसकी पत्नी खूब दहाड़े मारकर रोने लगती है। सुबोध कहते हैं कि ना जाने ये कैसे हो गया, ये मेरे ही कर्मों का फल है जिसे मैं भुगत रहा हूँ। और उसके बाद खूब रोता है। सुबोध की पत्नी नेक दिल इंसान होती है और वो सुबोध को दिलासा दिलाती है कि घबराओ मत, जो किस्मत में लिखा है वो होगा, तुम परेशान मत हो। उसके बाद पत्नी कहती है कि क्या तुमने ही उस लड़की का बलात्कार किया था? क्या तुमने उस लड़की की हत्या की थी? तुम तो मुझसे प्रेम करते थे, तुमने ऐसा क्यों किया? सुबोध खूब दहाड़े मारकर रोता है और रोते रोते ये अपनी पत्नी से कहता है कि मैं बेगुनाह हूँ, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, ना ही मैंने उस लड़की की हत्या की और ना ही उसके साथ बलात्कार किया है। ये तो उस प्रमोद का करा धरा है जिसकी सज़ा मैं भुगत रहा हूँ। दरअसल उस लड़की से मेरा कोई गलत लगाव नहीं था, बस इसी बात की दोस्ती थी कि वो लड़की कभी कभी कंपनी में आती थी तो घर से टिफ़िन लाया करती थी और हम उस टिफ़िन से एक साथ खाना खा लेते थे। बस ऐसी ही दोस्ती थी और कोई बात नहीं थी। उसके बाद कहता है कि एक दिन वो लड़की मुझसे कहती है
कि सुबोध एक दिन तुम्हारे रूम पर चलेंगे, वहाँ पर हम चाय नाश्ता करेंगे और खाना पीना करेंगे। जिस दिन वो लड़की आती है, इत्तेफाक से मैं वहाँ मौजूद नहीं होता हूँ, मैं कहीं बाहर गया हुआ हूँ और पीछे से वो लड़की आती है और रूम पर प्रमोद मौजूद होता है। मुझे पता नहीं प्रमोद उस लड़की के साथ क्या क्या करता है। उसके बाद मैं जब रूम पर आता हूँ तो देखता हूँ कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है, मेरी जो फ्रेंड है, वो रूम पर मेरे ही बेड पर मरी हुई पड़ी थी। मैं उसे देखकर परेशान हो गया था, लेकिन इधर से प्रमोद ने पुलिस को सूचना दे दी और मुझे फंसवा दिया। मैं बुरी तरीके से फंस चुका हूँ। मेरी नज़र में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे मैं अपनी बेगुनाही का सबूत दे सकूँ। इसीलिए मैं दुनिया की नज़र में जैसा भी हूँ, कि चाहे कितना भी बुरा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी नज़र में बुरा बनकर मरना नहीं चाहता। इसीलिए मेरी अंतिम इच्छा यही थी कि मैं मरने से पहले तुम्हारे साथ एक रात बिता सकूँ, वक्त बिता सकूँ और तुम्हें अपनी कहानी बता सकूँ। इधर वो सुबोध रोते रोते अपनी कहानी बता रहा है और इधर उसकी पत्नी सुन रही है। इधर चुपके से बैठे बैठे ऑफिस में जेलर उनकी बातें सुन रहे हैं और उसके बाद खूब रोती है। और उसके बाद सुबोध कहता है कि मुझे कुछ भी नज़र नहीं आता कि मैं किसका दरवाज़ा खटखटाऊं, कहाँ मैं गीता पर हाथ रख के कहूँ कि मैं बेगुनाह हूँ। मुझे बुरी तरीके से फंसाया गया है। ये बातें सुनकर पहरेदार भी रोने लगते हैं और खूब पति पत्नी रोते हैं और पूरी रात बातें करने लगते हैं। उसके बाद सुबोध कहता है कि ऊपर वाला चाहेगा वैसा होगा, मगर तुम मेरे दोनों इन बच्चों का ख्याल तुम्हें रखना है, तुम्हें इसकी परवरिश करनी है। मैं तुम्हारे हवाले इन बच्चों को छोड़ के जा रहा हूँ। इधर जेलर को इस बात का पता चलता है और पत्नी कहती है कि शायद हमारी किस्मत में ऊपर वाले ने यही लिखा था। ऐसे रोते रहते हैं और रोते रोते उनकी सुबह हो जाती है। इधर पुलिस का समूचा स्टाफ इकट्ठा होता है, इकट्ठा होकर मंथन करता है कि सुबोध तो बेगुनाह है, इसे बचाना होगा, नहीं तो सुबोध को फांसी नहीं, इंसानियत को फांसी हो जाएगी। सुबोध नहीं मरेगा, इंसानियत मर जाएगी। जेलर साहब और अन्य पुलिसकर्मी वहाँ मौजूद होते हैं, वो ये निर्णय लेते हैं। इधर मिलाप का समय ख़त्म हो जाता है। सुबोध की पत्नी जाते जाते सुबोध से कहती है कि ऊपर वाले ने चाहा तो अगले जन्म में फिर मिलेंगे। शायद यही ऊपर वाले की मंजूरी है जिसे हमें भुगतना पड़ेगा। जैसे ही सुबोध की पत्नी उसके मिलाप के बाद वहाँ से निकलती है और गेट पर पहुँचती है, पहुँचने के बाद वो फिर वापस मुड़ती है और सुबोध का भागकर पैर पकड़ लेती है और खूब धाड़े मारकर रोती है। इधर जेलर साहब उनकी बातें सुन रहे थे। जेलर भी अपने आंसुओं को पूंछते हैं और पूंछने के बाद जेलर वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पर ये निर्णय लेते हैं सब इकट्ठे होकर कि हमें सुबोध को बचाना है। उनके पास एक दिन का समय होता है। जेलर साहब कहते हैं कि हमें इस ऑडियो को वायरल करना पड़ेगा और ये ऑडियो जज साहब के पास पहुंचानी पड़ेगी। इधर सुबोध की पत्नी को वहां से भेज दिया जाता है और जेलर साहब उस ऑडियो को वायरल करते हैं। वो वायरल करने के बाद वो ऑडियो जज साहब के पास पहुंचता है। जज साहब सुबोध को बेगुनाह साबित कर देते हैं और उसको रिहा कर देते हैं। उसके बाद जज ये आदेश करते हैं असली आरोपी है जिसे गिरफ्तार किया जाए। फिर पुलिस उस प्रमोद को गिरफ्तार कर लेती है और प्रमोद वहाँ अपने सभी गुनाह कबूल कर लेता है और जज साहब ये आदेश करते हैं कि असली गुनहगार है उसे फांसी दी जाए। उसके बाद प्रमोद को फांसी हो जाती है और सुबोध को बचा लिया जाता है। इधर सुबोध की पत्नी को ये पता चलता है, वो खुशी से झूम उठती है। दोस्तों, इस कहानी का मोरल यही है
कि जो बुरा करता है उसके साथ बुरा ज़रूर होता है। वक्त के घर देर है अंधेर नहीं है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमें हौसला मिलता है, हमें सम्मान मिलता है। आप सभी लोगों ने ये कहानी सुनी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।